गुजरात में राज्यसभा के 2 उपचुनाव हुए और बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार इसमें निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उपचुनाव में जो भी पार्टी सत्ता में होती है राज्य में, उसी के उम्मीदवार जीतते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चुनाव अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार वहाँ निर्विरोध जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि परिणाम क्या होगा, इसलिए उन्होंने अपने कोई उम्मीदवार यहाँ खड़े नहीं किए थे। ये बात अलग है कि जो पिछली बार सीट थी, जो जीती गई सीट थी कांग्रेस पार्टी की, अहमद पटेल की सीट थी, और हम सब जानते हैं कि उस सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितना जोर लगाया था। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के विधायक थे उनको कर्नाटक भेजा गया था ताकि बीजेपी जो है उनमें सेंध न लगा सके। और तमाम उठापटक के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद अहमद पटेल की ये जो सीट है ये कांग्रेस पार्टी को मिली थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, जो अब सीट बीजेपी के पास आ गई है। शुक्रवार को असम में भी एक राज्यसभा का उपचुनाव हुआ था। ये सीट भी जाहिर सी बात है कि चूंकि वहाँ सत्ता बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी ने आसानी से इसको निर्विरोध जीत लिया। तो इस तरह से पिछले 3 दिनों में 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी को राज्यसभा की मिल गई हैं। अभी तक बीजेपी की 92 संख्या थी राज्यसभा के भीतर, अब ये संख्या बढ़कर 95 हो गई है। यानी बीजेपी राज्यसभा में शतक लगाने के करीब पहुंच गई है। और अगर हम बीजेपी के सहयोगियों की बात करें, अगर बीजेपी को समर्थन दे रहे निर्दलीयों की बात करें, मनोनीत सांसदों की बात करें, तो इन सबको मिलाने पर, छोटे छोटे दलों को मिलाने के बाद बीजेपी एनडीए की जो संख्या है राज्यसभा में वो 114 पहुंच जाती है। आज की तारीख में आपको बताएं कि वैसे तो राज्यसभा की जो संख्या है वो 245 है, लेकिन अभी कुछ सीटें खाली हैं, जिनमें 4 जम्मू कश्मीर की है, 1 केरल की है, 1 पश्चिम बंगाल की है और 1 बिहार की है। तो यानी 7 वैकेंसी अभी हैं राज्यसभा में। तो इस लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 119 पहुंचता है। तो यानी बीजेपी एनडीए बहुमत के आंकड़े से केवल 5 कम है। वैसे हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि राज्यसभा में बहुमत की कमी बीजेपी को कोई भी कानून पारित करवाने में वहाँ आड़े नहीं आती है, क्योंकि चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे टीआरएस हो, ये तमाम दल जो हैं वो बीजेपी को समर्थन दे देते हैं। तो ऐसे में अब भी, आगे भी, चूँकि बीजेपी की संख्या खुद भी बढ़ी है और आगे भी चूँकि इन पार्टियों का समर्थन उसे मिलता रहेगा, तो ऐसे में राज्यसभा में कोई भी बड़ा बिल पास कराने में उसे दिक्कत नहीं आएगी। बीजेपी काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला कार्यकाल था मोदी सरकार का, उसमें राज्यसभा में काफ़ी दिक्कतों का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। कई सारे बिल जो है वो हंगामे के कारण पारित नहीं हो पाए थे, क्योंकि तब के जो सभापति थे हामिद अंसारी, उन्होंने साफ कहा था कि हंगामे में कोई भी बिल पारित नहीं होगा। तब ये भी एक घटना हुई थी कि पीएम मोदी उनके पास पहुंच गए थे, जिसका जिक्र उन्होंने खुद, हामिद अंसारी ने अपनी किताब में किया है कि पीएम ने उनसे जाकर कहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हंगामे में कोई बिल पास नहीं होगा। तो ये पीएम की ओर से तब प्रोटेस्ट भी किया गया था। बहरहाल अब तस्वीर जो है काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुकी है, बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए कुछ सुखद स्थिति राज्यसभा में नहीं है। ये जो ताज़ा है हालात, ये 16 फरवरी तक की पार्टी पोजीशन की सूची है, जो कि राज्यसभा की वेबसाइट पर लगी हुई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के केवल 36 सांसद हैं राज्यसभा में। इसके अलावा ये अन्य पार्टियों की जो पूरी फहरिस्त है ये आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी जो अभी 92 दिख रही है, 3 उपचुनावों के बाद, नतीजों के बाद इसकी संख्या बढ़कर 95 हो रही है। ये भी मान करके चला जा रहा है कि अगले साल जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, अगर बीजेपी वहाँ पर दोबारा जीतती तो फिर उसके बाद राज्यसभा में स्थिति तेज़ी से बदलेगी और तब बीजेपी को अपने बूते भी राज्यसभा में बहुमत मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि उसे एक के बाद एक सारे चुनाव जीतने होंगे। हालांकि अभी जो 5 चुनाव होने जा रहे हैं उनमें तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, ये ऐसे राज्य नहीं है जहाँ पर कि बीजेपी का कोई जनाधार है, तो ऐसे में उसको वहाँ झटका लग सकता है। लेकिन उसकी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव जीते, ताकि पश्चिम बंगाल का जो एक उपचुनाव बाकी है वहाँ पर भी उसमें जीत वो हासिल कर सके।